ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी पढ़ा था। आज बारी है अपने अगले टॉपिक को पढ़ने की। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स के बारे में। आज आपको हमारे ब्रह्मांड से संबंधित अनेकों फैक्ट्स पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ब्रह्मांड शब्द कॉस्मॉस का पर्याय है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को हम कॉस्मॉस के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। अगर आपसे कोई पूछे ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है तो आपको बताना है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड, उल्काएँ, सौर परिवार अर्थात सूर्य, चंद्र, ग्रह, उपग्रह आदि सम्मिलित होते हैं। अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो आपको बताना है आकाशीय पिंड, उल्का, सौर परिवार आदि, ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इसका अध्ययन हम ब्रह्मांड के अंतर्गत करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ब्रह्मांड में। आज हम भी यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के दो अवधारणा, इसकी दो अवधारणाएं हैं। पहला जियोसेंट्रिक और दूसरा हीलियोसेंट्रिक। अब देखते हैं कि करके जियोसेंट्रिक क्या होता है और हीलियोसेंट्रिक क्या होता है। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है देखते हैं। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोलविद क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 एडी में किया था। पहले तो आपको ये पता करना चाहिए कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो उसको किया था क्लॉडियस टॉल्मी ने। ये मिस्र के रहने वाले थे। ठीक है, अब देखते हैं जियोसेंट्रिक में क्या बताया इन्होंने। इनके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी सेंटर में है। जियोसेंट्रिक, जियो का मतलब पृथ्वी होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया ही था। सेंट्रिक का मतलब सेंटर में, यानी कि जियोसेंट्रिक जिसमें पृथ्वी बीच में है, ब्रह्मांड के बीच में है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। क्लॉडियस टॉल्मी ने क्या कहा कि पृथ्वी बीच में है, सूर्य, ग्रह और बहुत सारे तारे, ये सारे के सारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये तो हो गया जियोसेंट्रिक। बहुत ही इनिशियल डेज में बताया गया था ये, जिस समय लोगों को ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तब ये अवधारणा चलती थी कि पृथ्वी बीच में है। और उसके बाद अवधारणा आई हेलियोसेंट्रिक, और इसका प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया। कॉपरनिकस नाम तो सुना ही होगा आपने, तो नाम याद रखना आपको। हेलियोसेंट्रिक किसने किया? कॉपरनिकस ने। इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सभी इनका चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या बोला कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य है और सब लोग इनका चक्कर लगाते हैं। ऐसी दो अवधारणाएं इनिशियल डेज में ब्रह्मांड को लेके थीं। टॉल्मी, अगला देखते हैं। टॉल्मी ने मानचित्र बनाने तथा स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश तथा देशांतर का ज्ञान दिया। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही बताया था। ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है कि टॉल्मी ने मानचित्र बनाने तथा स्थानों की स्थिति दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर का नाम दिया। अक्षांश और देशांतर के बारे में टॉल्मी ने बताया। इसीलिए इन्हें मानचित्र कला का जनक भी कहते हैं। मानचित्र कला का जनक किसे कहते हैं? टॉल्मी को। अक्षांश देशांतर किसने बताया? वो भी टॉल्मी ने। सर्वप्रथम पाइथागोरस और पाइलोलैस, इन लोगों ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन पाइथागोरस और पाइलोलॉस इन दोनों ने मिलकर बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने अक्ष के चारों ओर 24 घंटे में एटलीस्ट एक चक्कर लगा देती है। अब देखते हैं गैलीलियो के बारे में। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। गैलीलियो ने क्या किया? पहले तो मैं बता दूं कि पडुआ विश्वविद्यालय के गणितज्ञ थे। इन्होंने 17 फरवरी 1610 ईस्वी को स्वनिर्मित दूरबीन की सहायता से यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी आकाश की अन्य पिंडों के समान एक साधारण पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में एक दूरबीन बनाया था, जिसकी मदद से उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो बाकी आकाशीय पिंड है उसी की तरह एक नॉर्मल सा ग्रह है, कोई भी खास बात नहीं है पृथ्वी में, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बताया गैलीलियो ने। इसके बाद 1805 ईस्वी में खगोल शास्त्री जिसका नाम था हर्शेल, इन्होंने दूरबीन की मदद से यह पता लगाया कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है।
आप देखो सौरमंडल का मतलब सूर्य और जो उसके 8 ग्रह और उपग्रह ये सारे मिलके सौरमंडल में आते हैं। और सौरमंडल किसके अंतर्गत आता है? आकाशगंगा। तो इन्होंने बताया कि सौरमंडल जो हमारा है वो आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, एक छोटा सा टुकड़ा है, और आकाशगंगा तो बहुत ही बड़ा है। ये बताया हर्शेल ने 1805 ईस्वी में। इसके बाद 1925 ईस्वी में एडविन हब्बल, इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एडविन हब्बल ने बताया कि जितना ब्रह्मांड हमें दिखाई पड़ता है दूरबीन और बहुत सारी यंत्रों की मदद से, वो कितना बड़ा है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, मतलब इतना ही बड़ा ब्रह्मांड है, दिखाई देने वाला ब्रह्मांड 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसका मतलब लाइट की स्पीड आपको पता ही है बहुत ही तेज़ होती है। लाइट की स्पीड को 250 करोड़ साल में ट्रैवल करने में जितना समय लगता है उसी को हमने बोला 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो इतना बड़ा है हमारा विजिबल यूनिवर्स। फिर आगे देखते हैं, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट में ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा अणु से लेकर विशालकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। ब्रह्मांड कैसे बना इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। देखते हैं, जैसे पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको दिया था एब जॉर्ज लेमेंटर ने। अगर आपसे पूछा जाता है कि महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको बताना है एब जॉर्ज लेमेंटर। फिर अगला आया साम्य अवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, इन दो साइंटिस्टों ने इसके बारे में प्रतिपादन किया, इस सिद्धांत के बारे में। अगला आया दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसका प्रतिपादन डॉक्टर एलन संडेजा इन्होंने किया। फिर अगला आया स्फीति सिद्धांत, इसको किया अलेन गुथ ने। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें 4 तरीके हमने देखे। ये चारों सिद्धांत के हिसाब से हमारे यूनिवर्स बने हुए हैं। हम एक एक करके देखेंगे कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना है, इन सभी जो भी हमने अभी देखे हैं सिद्धांत, इसके अकॉर्डिंग। नोट, उपरोक्त सिद्धांत में से महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी ही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी ही सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। हम अब इसी के बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। एब जॉर्ज लेमेंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद कर लेना है। बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड ये किसने प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, तो आपको बताना है एब जॉर्ज लेमेंटर। इसके बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया, लेकिन बाद में रॉबर्ट बेगोनेर इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। इसके अनुसार क्या होता है महाविस्फोट सिद्धांत, देखते हैं। आरंभ में से वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, जिसे एकाकी परमाणु कहा गया, के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था। इन्होंने बताया कि दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसको कंप्रेस करके छोटा करते चले जाओ तो एक अति सूक्ष्म बिंदु के बराबर था। उस बिंदु को बोला गया एकाकी परमाणु। वो एक ही स्थान पे स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म था, इतना सूक्ष्म कि आप उसको देख भी ना सकें अपने आँख से, और उसका तापमान एवं घनत्व अनंत था। उसके तापमान की बात करें और घनत्व की बात करें तो अनंत था। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि सारे यूनिवर्स को हम कंप्रेस करके छोटा करते चले जाएं और एक समय में उसे एक छोटे से बिंदु के बराबर ला दें, जो हम आप देख भी ना सकें आँख से, तो क्या होगा, उसका तापमान और घनत्व तो उतना ही रहेगा। ठीक है, और लेकिन उसका आयतन क्या हो जाएगा, वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। एनर्जी तो उतनी ही रहेगी उसके अंदर। तो उस
जो छोटे से बिंदु के बराबर हम ले आए उसको बोला गया एकाकी परमाणु। अत्यधिक संक्रेषण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अब उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो गया था, इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा था, जिसके कारण उस छोटे से बिंदु में विस्फोट हो गया, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया गया? महाविस्फोट का नाम दिया गया। ये जो विस्फोट हुआ उस एकाकी परमाणु में, उसको नाम दिया गया महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ। जब ये विस्फोट हुआ तो इनमें से बहुत सारे पदार्थ निकले और इनका बिखराव हो गया, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। जो हम सामान्य पदार्थ देखते हैं वो इन्हीं से बने हैं। इसके अलावा इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, काले पदार्थ भी बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। और जो ब्रह्मांड जब टूटा तो जो काले पदार्थ बने वो आपस में सम्मिलित होकर मिलते चले गए और ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिकल्पना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो है, इसमें बिग बैंग के परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा उसी समय से इसमें निरंतर विस्तार जारी है। और जब ये एकाकी परमाणु था, विस्फोट हुआ था, सारे काले काले पदार्थ आपस में मिलकर ग्रह उपग्रह बनते चले गए, ठीक है, तभी से आज तक इसका विस्तार जारी है। अगर आप देखें, साइंटिस्टों ने क्या बताया है कि हमारा जो गैलेक्सी है वो फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है और चल रहा है, एक जगह स्थिर नहीं है वो सारी चीज़ें। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया गया है। और ये कैसे बताया गया है कि हाँ ये अभी भी फैल रहा है? क्योंकि दो आकाश गंगाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है, यानी कि 10 के आगे 8 जीरो और लगा दो, उतना बड़ा तो उतना प्रकाश वर्ष, मतलब लाइट को ट्रैवल करने में 10⁸ ईयर्स, इसमें जितना साल लग जाए उतना इसका व्यास है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं 100 अरब गैलेक्सी, हम केवल एक गैलेक्सी के एक सोलर सिस्टम और हम उसमें केवल एक छोटे से पार्ट में रहते हैं। आप देख सकते हैं 100 अरब गैलेक्सी हैं, उससे भी ज़्यादा होंगी, ये तो अनुमानतया है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतया 100 अरब तारे हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं और उसके भी अंदर 100 अरब स्टार्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना ही ज़्यादा। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग सिस लूनर कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा, इसके जो बीच का पार्ट है ना, उसे सिस लूनर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मंदाकिनी, जिसे इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं गैलेक्सी के बारे में। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, गैलेक्सी कहलाता है। मतलब जो तारों का ऐसा समूह दिखाई देता है हमें आसमान में, धुंधला सा, और जिसमें ही तारा वगैरह बनते हैं, नष्ट होते हैं, उस पूरे पार्ट को गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी कहते हैं। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, मतलब हमारा अर्थ जहाँ पे है वो अपना एक गैलेक्सी में है, जिसे आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आकाशगंगा। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? आकाशगंगा, ठीक है, यानी कि दुग्ध मेखला। आज तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% पार्ट सर्पिला यानी कि स्पाइरल है। जितना भी हमने आकाशगंगा के बारे में अभी तक जाना है उसमें से 80% भाग स्पाइरल है, ठीक है, सर्पिलाकार में ये चक्कर लगाते रहते हैं। इस मंदाकिनी की सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। जो हमारा आकाशगंगा है यानी कि दुग्ध मेखला, इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था अपने टेलीस्कोप से, जो स्वनिर्मित टेलीस्कोप था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी नाम दिया गया है। आकाशगंगा एक गैलेक्सी हो गई, इसके पास में जो दूसरी गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा के नाम दिया गया है। एंड्रोमेडा यानी कि हिंदी में देवयानी गैलेक्सी। अभी तक ज्ञात मंदाकिनियों में से यानी कि गैलेक्सियों में से सबसे लेटेस्ट मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। जो अभी तक जितने भी हमने गैलेक्सी सर्च करी हैं, ढूंढी हुई हैं, उनमें ड्वार्फ मंदाकिनी, ड्वार्फ गैलेक्सी सबसे ज़्यादा नवीनतम है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का समूह है।
ओरियन नेबुला जो है वो सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा चमकने वाले आकाशगंगा के क्या हैं, तारों का समूह है। फिर से बता दूं आपको नाम, ओरियन नेबुला। अब हम देखते हैं स्टार्स के बारे में, तारों के बारे में पढ़ने जाते हैं। यह स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें लाइट जनरेट होती है, अपने आप लाइट जनरेट होती है। जैसे चंद्रमा है, इसमें लाइट जनरेट, खुद का प्रकाश नहीं होता है इसके पास प्रकाश कहाँ से आता है, जो सन से रिफ्लेक्ट होकर आता है वो प्रकाश इसके अंदर आता है, खुद अपने आप प्रकाश जनरेट नहीं करती है। जैसे बहुत सारे ग्रह होते हैं, इनमें भी प्रकाश जनरेट नहीं होता है, लाइट जनरेट नहीं होता है। लेकिन तारों में क्या होता है, ये स्वप्रकाशित आकाशीय पिंड है, मतलब इनके अंदर से ही लाइट जनरेट होती है। इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है, उससे बृहत ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है इनके अंदर, तो आपको बताना है कि इनका जो नाभिकीय केंद्र, जो इनका केंद्र होता है, ठीक है, सेंटर, उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन इस नाम की क्रिया होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। तारों का निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है, आकाशगंगा में गैस के बादलों से। जब वो आपस में आती हैं, मिलती बहुत ज़्यादा बड़ी होती रहती है, मिलती रहती हैं, तो वो तारे बन जाते हैं और उनमें नाभिकीय संलयन होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट जनरेट होती है। जब तारा 20 मैग्नीट्यूड से अधिक चमकने लगता है, तब वह तारा सुपरनोवा कहलाता है। सुपरनोवा, ठीक है। जब 20 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा वो चमकने लगता है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा में नाभिकीय प्रक्रिया के कारण पूर्ण तारे में विस्फोट होता है, और जब सुपरनोवा बनता है कोई भी तारा, तो उसमें नाभिकीय प्रक्रिया होती रहती है, इसके कारण पूरे तारे में विस्फोट हो जाता है। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में 89 तारामंडल की खोज की गई है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। जितने भी तारामंडल खोजे गए हैं 89, उनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, तारों के समूह को कहते हैं तारामंडल, तो इनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। अब हम आगे पढ़ते हैं निहारिका यानी कि नेबुला के बारे में। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी होती है जहाँ तारों का जन्म होता है। नेबुला क्या होता है, यहीं से तारों का जन्म होता है। यह एक धूल और गैसों का बादल होता है। यह क्या होता है, धूल और गैसों का बादल। सभी तारों का जन्म निहारिका से होता है। ये मैंने आपको बताया था, धूल और बादल जब आपस में मिलते जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तब वो तारे बन जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं, निहारिका में। ये उनका नर्सरी होती है। निहारिका अर्थात नेबुला दो अलग अलग कारणों से बनती हैं। एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही, ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जब ब्रह्मांड बना तो उस समय बहुत ही सारे अणु, परमाणु, इन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ और इनसे ब्रह्मांड में बहुत सारी धूल और गैस के बादलों का भी निर्माण हो गया। तो जब ये धूल और गैस के बादल आपस में मिलते जाते हैं तो क्या बनते हैं, तारे बनते हैं। तो पहला तो ये तरीका था जिससे नेबुला बनता है, और दूसरा निहारिका के निर्माण का दूसरा तरीका किसी विस्फोटित तारों से बने सुपरनोवा से है। अभी क्या होता है, सुपरनोवा हमने पढ़ा कि 20 मैग्नीट्यूड से जब ज़्यादा उसका तापमान हो जाता है तो उसमें नाभिकीय संलयन की जो क्रिया होती है, इसके कारण पूरे तारे में विस्फोट हो जाता है। तो जब विस्फोट होता है तो धूल और गैस के बादल इधर उधर फैल जाते हैं। तो जब वो फैल जाते हैं, आगे चलकर फिर वो आपस में मिलते जाते हैं और फिर क्या बन जाते हैं, नेबुला, निहारिका बन जाते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका ये भी था। ओरियन नेबुला हमारे आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्की निहारिका कौन सी है, तो आपको बताना है ओरियंस स्वार्ड। दोस्तों, हम ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स आपको बताते रहते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप इन एटलीस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले, इनको आप ज़रूर कहीं नोट कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सके। खैर, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं उल्का के बारे में, यानी मीटियोर। ऐसे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं।
दोस्तों उल्का क्या होते हैं, जो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं और ब्रह्मांड में ऐसे इधर से उधर घूमते रहते हैं। जब ये घूमते घूमते किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में जब ये आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी तरफ पुल करती है, जिसके कारण इनमें घर्षण उत्पन्न होता है और इनमें आग लग जाती है। आग लगने के कारण ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, तो इन्हें हम उल्का कहते हैं। ठीक है, उल्का क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं उल्का पिंड। हमने देखा उल्का, अब हम देखते हैं उल्का पिंड यानी कि मीटियोराइट। जो आकाशीय पिंड पूरी तरह जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा कुछ अंश पृथ्वी पर ही गिर जाता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का तो आपको पता चल गया, छोटे होते हैं, जिसके कारण मार्ग में पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं और जिनका कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है, पृथ्वी पर या अन्य किसी ग्रह पर गिर जाता है, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आई होप उल्का और उल्का पिंड में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। उल्का पिंड में मुख्यतः लोहा तथा निकेल होता है। तो जो उल्का पिंड हमारे पास आते हैं, पृथ्वियों पर गिरते हैं, उसमें लोहा और निकेल भरपूर मात्रा में होता है। होबा वेस्ट पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड है। सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा अभी तक मिला है पृथ्वी पर? होबा वेस्ट। क्वासर्स चमकीला आकाशीय पिंड है जो आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद भी सबसे अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्वासर्स क्या है? सबसे ज़्यादा चमकीला आकाशीय पिंड है। ठीक है, जो आकाशगंगा से छोटे होने के बावजूद, जो कि आकाशगंगा हमारा है उससे तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है क्वासर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्षुद्र तारा। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित छोटे ग्रहों को कहते हैं क्षुद्र तारा। इनकी संख्या करीब 4500 हैं। तो दोस्तों अगर आप मंगल से बृहस्पति की ओर जाएंगे तो आपके रास्ते में बहुत ही छोटे छोटे आपको पिंड मिलेंगे। तो इन पिंडों की कम से कम 4500 पिंड मिलेंगे। इन्हीं को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब बहुत ही छोटे छोटे ग्रह। ठीक है, मंगल से बृहस्पति के बीच में आपको ये मिलेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिरिस। सिरिस जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। जो 4500 हमने आपको बताए उसमें से एक नाम है सिरिस, जो सबसे ज़्यादा चमकीला है और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नग्न आँखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह फोरा वेस्ट है। सबसे जो हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं वो कौन सा क्षुद्र ग्रह है? फोर वेस्टा। ठीक है, फोर वेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं आसमान में। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा, जिसे कॉमेट भी कहते हैं, ये प्रकाशवाद खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ये क्या होता है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। उसमें एक ठोस पिंड तथा उससे लगी लंबी पूंछ होती है। आसमान में कई बार आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ठोस पिंड होता है और उसकी पूंछ होती है। इसका कुछ भाग मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्पों से परिपूर्ण रहता है। कुछ भाग इनके, इन सभी जो हमने आपको बताया, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे मिलकर बना होता है। पुच्छल तारों की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहती है। सूर्य के विपरीत दिशा में ही रहेगी पुच्छल तारों की पूंछ। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष के बाद पृथ्वी पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेली धूमकेतु क्या होता है? हर 76 वर्ष के बाद पृथ्वी पर दिखाई पड़ते हैं। पिछली बार जून 1986 में देखा गया था, अगली बार 2062 में पृथ्वी पर दिखाई पड़ेगा हेली धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु क्या होते हैं? जो जिनमें एक पूंछ होती है और आगे का सिरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये दो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसके बाद में हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। और ग्रहों की गति का नियम किसने बताया? केपलर ने। ये आप खुद भी सोच सकते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, इस चीज़ के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। सौर प्रणाली कोपरनिकस, ग्रहों की गति का नियम केपलर। तो दोस्तों आज यही वीडियो समाप्त करते हैं अपनी, और आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। बहुत सारी नई नई बातें आपको जानने को मिली होंगी, और ऐसे ही हम आपको बहुत सारी बातें अपने आने वाले टॉपिक्स में बताते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल ई स्टडी विद अनिल सर को देखते रहिए, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। और साथ ही ये आपका अपना ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। शेयर क्या होता है? नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों के पास शेयर करते रहना है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो जो भी हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ आप उसको नोट्स बनाया करिए। नोट्स से क्या होता है? राइटिंग मेक्स द मैन परफेक्ट। राइटिंग से क्या होता है? आप परफेक्ट हो जाते हो, जो भी आप लिखते हो वो आपको जल्दी याद हो जाता है।
तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।